नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाश्ता खबर पे और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जिस डिजीज़ के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं, आज का जो साक्षात्कार है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो कि पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। आज का जो खास टॉपिक है वो यही है, पाइल्स, जिसके बारे में लोग जिक्र करने से भी घबराते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो या अपने घर में भी, आपस में भी इस चीज़ को डिस्कस करने से लोग थोड़े से डरते हैं कि आखिर सामने वाला सोचेगा क्या। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कैंसर का रूप भी ले सकती है, जैसे कि आपने कई ऐसे साक्षात्कार हमारे चैनल पर पहले भी देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलवाने वाले हैं जिन्हें बेस्ट पाइल्स डॉक्टर ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आपने सही सुना, हम अभी हरियाणा में मौजूद हैं और ये जो एड्रेस है ये है जिंद हिसार रोड रोहतक। तो हम अभी रोहतक में मौजूद हैं और मेरे साथ जो हैं बेस्ट पाइल्स डॉक्टर विनय कुमार मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप पहली बार हमारे चैनल पर आज आए हैं, साक्षात्कार लोगों से हो रहा है। मैंने तो बहुत छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन एक बार आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले मैं जिस संस्था को या जिस अस्पताल को चला रहा हूँ, नंदिनी बवासीर अस्पताल है, जिसकी हमारी 3 शाखाएं हैं, जो रोहतक में, पानीपत में और पंचकूला में है। मैं तकरीबन 3.5 से 4 साल से इसको अपना सेटअप को चला रहा हूँ और तकरीबन 3500 प्लस मैं सार सूत्र की जो सर्जरी है वो कर चुका हूँ। मैं जो मेरी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके अलावा मैं सार सूत्र के अंदर भी डिप्लोमा कर चुका हूँ। बहुत खूब सर। जैसे हम आज दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं पाइल्स के बारे में, तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करें और ये कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो पाइल्स है या बवासीर है, जो आयुर्वेद में हम जिसको अर्श के नाम से जानते हैं, ये 2 तरह की जानी जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन हम इंटरनल और एक्सटर्नल में अगर डिवाइड करते हैं तो इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नॉर्मली पेशेंट को पता नहीं लगता कि मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड वो स्थिति होती है जब भी कोई पेशेंट मोशन करने के लिए जाता है तो पाइल्स का जो पाइल मास है इंटरनली है वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और कुछ समय बाद वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। अगर हम फोर्थ ग्रेड में बात करें, जो सबसे खतरनाक है, वो मोशन करने के दौरान बाहर आ गए लेकिन उसको फिंगर से अंदर करना पड़ता है या दोबारा वो अंदर नहीं जाते। उसके अलावा इसमें ब्लीडिंग पाइल मास, नॉन ब्लीडिंग पाइल मास, थ्रोम्बोस पाइल मास, हेमिटोमा, कई नाम से इसको जाना जाता है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? आपने जैसे टाइप्स बताए, इतने तरीके के बताए, तो ये तो स्टेज के साथ ही बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि किसी व्यक्ति को पाइल्स हो? सबसे बड़ा कारण इसमें हम खान पान को ही मान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समय से खाना खा लेता हो या कोई बाहर का जंक फूड ना खाता हो। तकरीबन पहले के समय की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता था कि शाम को 6 बजे 5 बजे के आसपास सूर्य छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। लेकिन कारण उसमें लोग ये मानते थे कि पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, लेकिन वास्तविक कारण ये नहीं है। दिन छिपने से पहले अगर हम खाना प्रॉपर तरीके से खा लेते हैं तो हमारे पास 2 से 3 घंटे वो समय बचता है जहां हम टहल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जिससे हमारी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो इस बीमारी को पैदा नहीं करने देती। दूसरा है कब्ज़। तीसरा है लॉन्ग सिटिंग। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल सोशल मीडिया है या IT सेक्टर है, सब लोग आजकल लैपटॉप में और इसमें काम करते हैं और तकरीबन 10-10 12 घंटे बैठकर काम करते हैं, तो ये भी एक पाइल्स का कारण है। अच्छा, इसके लिए आप मतलब ट्रीटमेंट वैसे क्या होता होगा? जैसे कई आयुर्वेद में ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन आयुर्वेद का ये है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है और अगर इसमें हम जाएंगे तो हम शायद लाइफ लॉन्ग ही हमें ठीक होने में लग जाए। तो क्या ऐसा है कोई कारण या फिर ट्रीटमेंट इसका क्या है? अगर आप ये बात करते हैं कि आयुर्वेद में बहुत स्लो प्रोसेस है तो मैं इस बात को आपकी काटूंगा, क्योंकि
अगर हम फादर ऑफ ट्रामाडोल की बात करते हैं, जो सबसे मॉडर्न जो मेडिसिन के अंदर सबसे ज़्यादा हैवी पेन किलर जो इंजेक्शन है वो ट्रामाडोल होता है। लेकिन हम इसी के अंदर अगर अर्थराइटिस में चले जाए तो एक शालकाक्रम होता है जो अग्निक्रम के द्वारा होता है। वो इसलिए बोला जाता है कि वो फादर ऑफ ट्रामाडोल का भी बाप है जो शालकाक्रम होती है। दूसरी बात हम करते हैं पाइल्स की बात। पाइल्स के अंदर जो हम इलाज करते हैं वो आयुर्वेद में पूर्ण रूप से 100% आयुर्वेद में सार सूत्र विधि द्वारा इलाज करते हैं, जो कि 3rd और 4th ग्रेड में या फिस्टुला के अंदर वो कारगर है। लेकिन 1st और 2nd ग्रेड के अंदर सार सूत्र जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम पाइल मास को लाइगेशन करते हैं वो पकड़ में नहीं आएंगे। उसके अलावा जो हम पाइल्स का इलाज 1st और 2nd ग्रेड में करते हैं वो मात्र 35 सेकंड में पाइल्स को ख़त्म करते हैं, जो कि क्षारपातन विधि द्वारा करते हैं। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट है। वैसे आजकल रास्ते में भी मैं जब आ रही थी तो कई चीज़ें मैंने नोटिस की, कई दीवारों पे लिखा होता है कि बवासीर का 100% आपको इलाज मिलेगा गारंटी के साथ। ऐसी कोई गारंटी आपके पास भी है क्या? मैडम देखो, मेडिकल टर्म के अंदर वैसे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम अपना जो मरीज़ है उसको मरीज़ ना समझकर हम एक अपना हॉस्पिटल के मेंबर मानते हैं उसको। हम जो चिकित्सा करते भी हैं तो हम मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से उनको ये लिख के देते हैं कि अगर भविष्य में आपको 50 साल बाद भी अगर हमने पाइल्स का किया है या फिस्टुला का उसका इलाज किया है, अगर ये बीमारी दोबारा होती है तो हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करता। मैं एक कमिटमेंट कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास किसी मरीज़ ने इलाज कराया है और वो ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं हुआ है तो वो मेरे से दोबारा बिना किसी शुल्क के इलाज करा सकता है। वैसे मैंने जब इस चीज़ को सर्च किया पाइल्स के आखिर इंडिया में कितने पेशेंट हैं, 1 मिलियन इन एवरी ईयर, और ज़्यादातर जो है 45 से 60 साल की उम्र के लोगों में ये चीज़ देखी जाती है। इसके पीछे आखिर क्या कारण है कि जो 45 टू 60 ईयर्स के जो लोग हैं 1 मिलियन पेशेंट होना, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा दिनचर्या का ही मैं मानता हूँ इसमें, और तकरीबन 45 से 60 साल के तो है ही है। मैं आज के टाइम में 3 से 4 साल के बच्चे को भी ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे भी आते हैं जिसको हम पोलिक की मेडिकल टर्म में बोलते हैं, पोलिक हो जाता है बच्चे को। उसके अलावा अगर फीमेल पेशेंट की हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी फिशर के जो पेशेंट होते हैं वो बढ़ते हैं। रही 45 और 60 की उम्र की बात करें तो हमारा जो एनल का रास्ता होता है, स्पिंटर है, स्पिंटर रिलैक्स हो जाते हैं उस एज में आने के बाद। जैसे जैसे त्वचा श्रिंक होने लग जाती है, वैसे एनल में अपना उनका काम होता है। और ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ कि हर घर के अंदर अगर कोई 5 मेंबर है तो तकरीबन 2 जो है उस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन लोग शर्माते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ कि आप इस बीमारी से शर्माइए मत। ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से आपके अपने नज़दीकी कोई गुदारोग विशेषज्ञ है उनको दिखाइए और प्रॉपर इसका इलाज समय से करा लीजिए, नहीं तो इसके भयानक परिणाम भी है। आपने इलाज का जिक्र किया, अगर कोई इंसान एक बार इलाज करा भी लेता है तो कई बार ऐसे होते हैं कि बीमारियां जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ऐसा है कि पाइल्स में जो प्रॉब्लम है ये रिवर्स होके आ जाती है? आप बंदा सर्जरी करा ले या क्षारसूत्र की बात कर रहे हैं आप, तो ये क्या ये रिवर्स होती है? देखो मैडम, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो पाइल्स है वो किस ग्रेड पे हमने किया, किस क्लॉक पर हमने उनका इलाज किया। मान लो किसी पेशेंट का हम 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि सबसे मेजर नर्व वहीं होती है जहाँ सबसे ब्लड का सर्कुलेशन 3 पे जाएगा, 7 पे जाएगा और 11 पे जाएगा। अगर उन तीनों का इलाज हो गया है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए पाइल्स दोबारा नहीं होती। अगर इनके अलावा हम किसी भी वेन को छोड़ देते हैं या उस दौरान नहीं था, उस पेशेंट को जब हमने इलाज किया उस दौरान नहीं था और बाद में कुछ समय बाद 10 साल 12 साल बाद हो जाता है। अगर हमने 3, 7, 11 का किया और वो दोबारा हो गया तो हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते, और ये हम गारंटी कर देते हैं इस बात की। और आज से नहीं, मैं 3.5-4 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई सिंगल एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है कि हमारी इस बात को कोई ठुकरा दे। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर कोई मरीज़ मेरे पास इलाज करा के गया है तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कमेंट कर दो। मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर होगा जहाँ मैंने डायग्नोज दिया होगा उसको कमेंट में डाले। ऐसे नहीं कि हमने कराया था, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं जो इस फील्ड के अंदर होंगे वो ऐसा काम करते हैं।
अच्छा, इस बीच में एक सवाल ये उठता है कि जैसे हम आपके जैसे कई ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जिनका इंटरव्यू लेते हैं, बट कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ वो ये कि ये डॉक्टर जो हैं वो या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमें मूर्ख बना रहे हैं। क्या ऐसा है कि आप भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? ये जेन्युइन सवाल है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर मैं पढ़ती हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज के युग के अंदर पेशेंट सबसे पहले तो इस बीमारी का खुद इलाज करना जानता है। वो जानता कैसे है? वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसी के हिसाब से वो अपना डायग्नोज बना लेते हैं और वो ले लेते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो मेरे पास बिगड़े हुए आते हैं, खासकर वो पेशेंट जो इंजेक्शन लगवाए होते हैं। और एक जब पेशेंट क्रिटिकल फॉर्म में आ जाता है तो मेरे लिए नहीं, किसी भी चिकित्सक के बस से बाहर होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहता हूँ, कोई डॉक्टर बुरा नहीं है। आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, आप सही चिकित्सा लीजिए। अपने खान पान को देखो, चिकित्सा के साथ साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं कर पाते तो सारा दोष चिकित्सक का नहीं है। अच्छा, किस स्थिति में, जैसे आपसे ज़िक्र किया जा रहा था इसके बारे में पहले, किस स्थिति में जो इंसान है वो घर पे अपने आप को क्योर कर सकता है? बिकॉज़ एक चीज़ हम ज़्यादातर सुनते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं इस चीज़ के लिए? हम घर पे रह के अपने लिए क्या कर सकते हैं जो लोग नहीं आ सकते? घर रह के हम यही कर सकते हैं कि आप फाइबर से युक्त पदार्थों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का प्रयोग करें, मिर्च मसालों को अवॉइड करें, अल्कोहल नॉन वेज को आप अवॉइड करें, सिंपल बिल्कुल खाना खाइए। आप शाम के समय आप चपाती ना लेकर दलिए का प्रयोग कीजिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इस बीमारी से नहीं, दूसरी भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं लगेगी। जैसा आपने स्टार्टिंग में ही अपने 3 ब्रांचेस का ज़िक्र किया था, क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकती हूँ? और आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आखिर वो पेशेंट कितने % तक ठीक होते हैं? इस बात का थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। देखो मैडम, ऐसा है, जो हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद प्रणाली से करते हैं, सार सूत्र से, उसको तो मैं तो अपना कोई भी हो 100% बोलता है, और उसमें मैं भी बोलूँगा, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। लेकिन WHO उसमें 98.4% सफल मानता है। और मेरे पास हालांकि रिकॉर्ड है, आप किसी भी रिकॉर्ड के अंदर से उनके नंबर होते हैं पेशेंट के, कहीं भी उठा के आप फ़ोन कर सकते हैं कि वो पेशेंट ठीक है या नहीं है। मेरी तरफ से मैं जहाँ तक मानता हूँ, अपनी तरफ से मैं जो बेस्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तभी मैं तकरीबन 3-3.5 साल में 3,500 सर्जरियाँ कर चुका हूँ। नहीं तो इतनी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ना यानी हम चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रभावशाली कदम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर विनय, आपके पास कई पेशेंट आते होंगे, क्या उन पेशेंट की हमें रिपोर्ट मिल सकती है कि वो ठीक हो पाए हैं अभी तक या नहीं? रिपोर्ट्स तो मैडम हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट्स होती है इन्वेस्टिगेशन, उनमें हम कुछ खाली ब्लड के लेते हैं, पाइल से रिलेटेड हम कोई जांच नहीं कराते। अगर हमें कोई ज़्यादा लगता है तो कोई MRI पेल्विस है या MRI फिस्टुलाग्राम है या कोई कोलोनोस्कोपी है, वो रिपोर्ट उनको ही दे देते हैं हम। अगर उनको लगता है कि मैं ठीक नहीं हुआ तो कई बार क्या है, आदमी मेंटली इस चीज़ के लिए सेट रहता है कि मुझे आराम नहीं हुआ। मेरे पास भी कुछ ऐसे पेशेंट थे, लेकिन मैंने उनको कोलोनोस्कोपी के लिए एडवाइस किया। उस कोलोनोस्कोपी के अंदर उनको कोई पाइल्स नहीं आया। उस दिन के बाद उनका ना तो कोई फ़ोन आता है, वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये एक माइंडसेट में भी डिपेंड करता है कि आपका सोचने का, आपका विचार की प्रक्रिया क्या है, इस पे भी डिपेंड तो नहीं करता ये? हर पेशेंट के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते। अच्छा। जो कुछ ज़्यादा सोचते हैं जी। वो इस चीज़ को लेके ज़रूर हमसे बात करते हैं। फिर मेरे पास उनका एक ही जवाब है, आप ये टेस्ट कराइए, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। नॉर्मल आती है तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत खूब। बस आखिरी कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हरियाणा से बाहर रहते हैं, या जहाँ पर आपने बताया कि आपके ब्रांचेस हैं वहाँ से अगर बाहर रहते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए आपके पास ऐसी कोई सुविधा है, क्या वो यहाँ पर आके रहें आपके पास? और क्या सबके लिए आपका जो कॉस्ट है, आपकी जो फ़ी है, वो अफोर्डेबल है? हमारे सेंटर के ऊपर हर गरीब से गरीब आदमी आ सकता है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियली वीक है। वो अपने ग्राम पंचायत से या आप किसी नगर पालिका में हैं, आपका MC होगा या सरपंच होगा, और आप हमारे यहाँ जो रेट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ से लिखवा के लेके आइए।
हम 50% उस पर लेस कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट आके बोल दे कि मैं गरीब हूँ, ये नहीं चलता। उनका पहले आप पूरा चेकअप करते हैं कि वो है कि नहीं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट बहुत से ऐसे आते हैं ओडी गाड़ी में, कहते हैं हम गरीब हैं, क्योंकि लेकिन नेचुरल हमारा जो खर्च है एक मिनिमम है जिस हिसाब से हमारा सेटअप है, क्योंकि पाइल्स के बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत छोटी जगह में उनकी ओटी स्टेलाइज नहीं होती, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से उनका हाइजीन नहीं होता, उसके अलावा आईपीडी की सुविधा नहीं होती, उनके पास आरएमओ नहीं होते, उनके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं होता। तो हमारे पास सारी सुविधा है, लेकिन मैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता हूँ 1 घंटे के अंदर। मेरा कोई लालच नहीं है कि मैं उसको 3 दिन तक 4 दिन तक एडमिट करके रखूँगा, लेकिन कोई दूर का मरीज़ है, अगर वो रुकना चाहता है तो उसको रुकने की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, जैसे आप बेस्ट पाइल्स डॉक्टर कहे जाते हैं हरियाणा के, और आपके 3 ब्रांचेस हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अगर मतलब जैसे इतने सारे पेशेंट बता रहे हैं आप 100% तक ठीक हो जाए, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल को लेकर? हमारा मिशन और विज़न एक ही है जी। अपने पूरे साल की जो हम कमाई करते हैं उसका 25% है जो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने मरीजों को हम दान करके, दान इट मीन्स कि हम उनको कैश ना देकर दवाइयों के रूप में या ऑपरेशन के रूप में या किसी भी रूप में हम हॉस्पिटल से जो प्रोवाइड करा सकते हैं वो करते हैं। और आज से नहीं, हम 3 साल से हमारा विज़न ये है, और आने वाले समय में भी विज़न 25 से ज़्यादा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। दूसरी बात, NABH द्वारा भगवान ने चाहा तो जल्द NABH द्वारा हमारा प्रमाणित होने वाला है। उसके बाद सबसे पहले ECHS पैनल हम लेके आने वाले हैं, तकरीबन हो सकता है वो 2 महीने के अंतराल में आ भी जाए, और हर प्रकार के प्राइवेट TPA हो या हरियाणा गवर्नमेंट गए हो, सब हमारे सेंटर पर आने वाले हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते वो भी आपके पास आएंगे, ये चीज़ हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है। हमारे जो सेंटर के अंदर 3 सुविधाएं है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, पंचकर्मा सेंटर है और साफ सुथरा, हम 3 चीज़ों में यहाँ काम कर रहे हैं। पाइल्स के अलावा आप इनके बारे में पाइल्स के अलावा हमारा आर्थराइटिस के अंदर है या हेयर्स का है, उसमें भी काम कर रहे हैं। जो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं फिर भी उनके हेयर्स उस तरीके से नहीं आते, मैं आपको पिक्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, पहले कैसे पेशेंट थे, बाद में कैसे हुए। सिर्फ वो मेडिसिन से प्रक्षालन बोल देते हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, उसके द्वारा हम ठीक करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास जानकारी के लिए, साक्षात्कार के लिए, और एक बहुत अच्छे इंटरव्यू के लिए। द बेस्ट डॉक्टर ऑफ पाइल्स आई कैन से, राइट? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो ये थी वो पूरी जानकारी जिसके बारे में शुरुआती दौर में हमने आपको जानकारी दी थी कि पाइल्स जो बीमारी है वो आखिर आयुर्वेद से कैसे ठीक होती है। नेशनल खबर का ज़्यादातर जो विज़न है वो आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है कि आपको दवाइयों से पीछा जो है आपका छूटे। तो अगर इस विज़न को आपको इस तरीके के और इंटरव्यूज़ आपको पसंद आते हैं तो एक बार नेशनल खबर पर हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उन्हें प्लीज़ देखिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।